नमस्कार, मैं बलवान सिंह। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, ये छठी कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। इसका एक भाग पहले हो चुका है। उस भाग के अंदर हमने जो है ये सीखा था कि वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ये जो सूक्तियाँ हैं ये विभिन्न देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनकी स्तुति में रची गई हैं। इसमें ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनता है, जिसको हम सोम रस भी कहते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है किसी एक ऋषि ने नहीं बल्कि अनेकों ऋषियों ने की है। ऋग्वेद जो है 10 अध्यायों में बटा हुआ है, इसलिए सभी अध्यायों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की गई है, के द्वारा की गई है। ज़्यादातर जो ये सूक्तों की रचना है ये पुरुषों द्वारा की गई है, लेकिन कुछ रचनाएं जो हैं प्रार्थनाओं की वो महिलाओं द्वारा भी की गई है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो आज की संस्कृत से काफ़ी अलग है। संस्कृत भाषा जो है वो बारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत के अंदर जो है और भी जो है भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, जो असम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि, उनके अंदर जो है तिब्बत जो बर्मा परिवार है उनकी भाषाएं बोली जाती है। दक्षिण भारत के अंदर जो है वहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती है। और कुछ जो मध्य भारत के हिस्से हैं उनके अंदर जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। इसमें हमने अभी बताया कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुरातत्ववेत्ता जो है वो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद का जो अध्ययन करने वाले इतिहासकार हैं वे इसके चीज़ों के साथ साथ जो है लिखी हुई सामग्री जो है, लिखे हुए स्रोत जो हैं उनका भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद के जो अंदर वार्तालाप का रूप दर्शाया गया है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में व्यास और सतलुज के बीच इसमें वार्ता भी बताई गई है, जिसमें वो वार्तालाप करते हैं। और ऐसा है कि जहाँ पर यह रचना की गई थी वहाँ पर जो है मवेशी, घोड़े, रथ यानी जो पालतू पशु हैं, घोड़े हैं और रथ, ये 3 खास थे। इन्हीं के लिए ही जो है प्रार्थनाएं की जाती थी देवताओं से मवेशियों को प्राप्त करने के लिए, बच्चों या खासकर पुत्रों को, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। इसमें ये बताया गया था युद्ध में जो जीता जाता था धन, उस धन का बंटवारा कैसे किया जाता था। कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था और जो है कुछ हिस्सा जो है वो सरदार को मिलता था, शेष जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ हिस्सा जो है कुछ उसका धन का वो यज्ञ के लिए जो सामग्री होती है उसके लिए भी प्रयुक्त होता था। और यज्ञ में जो है देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी, जो घी, अनाज और कभी कभार जानवरों की आहुति भी दे दी जाती थी। यहाँ पर जो है लोगों का वर्गीकरण जो है उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। और जो है वर्गीकरण जो है इस प्रकार से 2 समूहों में किया गया, जिसमें पुरोहित, जिसे कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और तरह तरह के युग और अनुष्ठान करते थे में। दूसरे थे राजा। राजा जो हम पढ़ते हैं आज के दिन वैसा नहीं है। ये ना तो इनकी कोई बड़ी राजधानी होती थी, ना कोई महल में रहते थे, ना इनके पास कोई बड़ी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे, और ना ही राजा के मरने के बाद उसका बेटा शासक बनता था। ये अगले पाठों में आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है। यहाँ पर जो है एक शब्द है विष, जिससे वैसे शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन यानी विष, भारतजन यानी विष, यदुजन यानी विष।
और यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि जो ये जो प्रार्थनाओं की रचना जो जिन लोगों ने की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु जो वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और जो शायद इनसे अलग भाषाएं बोलते थे आर्यों से। बाद में इनको दास या दासी, स्त्रीलिंग इसका है, इसका मतलब गुलाम हो गया था और वे लोग जो है युद्ध में बंदी बनाए कर लाए जाते थे, वे उनके दास होते थे और वे ज़्यादातर जो है ऐसे काम करते थे जो उनके मालिक उनसे करवाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने मालिकों की ही जायदाद होते थे। आज जो है इस वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा मैंने बड़ा, पाषाण मैंने पत्थर, महापाषाण नाम से जाने जाते थे। शिलाखंड यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड। इससे ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से जचाए जाते थे, यानी करीने से यानी बड़े सुंदर ढंग से। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई, ये प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है कि 3000 साल पहले शुरू हुई। और यह प्रथा जो है कहाँ कहाँ प्रचलित थी, तो वो थी दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। पुरातत्वविद कौन है? पुरातत्वविद जो पुरानी जो है वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, अतीत की वस्तुओं का। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये जो चित्र है, ये चित्र जो है महापाषाण, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल सुराख है बड़ा सारा, और जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये जो ऊपर चित्र देख रहे हो इसके अंदर इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, यानी कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे जो खास तरह के बनाए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो जैसा कि हमने हड़प्पा वाले पाठ के अंदर पढ़ा था, प्रारंभिक नगर के अंदर, तो उसमें लोहे के सामान का जिक्र नहीं होता। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, घोड़े के लिए सामान बाईं ओर जो है, और नीचे जो बाईं ओर है कुल्हाड़ियाँ, और नीचे एक कटार है। ये जो है ये घोड़े का सामान है, और ये ये लोहे का सामान है जो महापाषाण कब्रों में मिली हुई है। और ये जो है ये घोड़े के लिए सामान है, और ये जो है एक कटार है, ये जो है कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करते हैं।
पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, यानी जो व्यक्ति मरा है, जिसको दफनाया गया है, उसी की वो वस्तुएं होंगी जो बाद में उसके मरने के बाद उसके साथ में रख दी गई। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। तो यहाँ पर जो है ये हमें जानकारी मिलती है कि व्यक्तियों के पास जो चीज़ें थी, जो व्यक्तियों के कंकाल के पास, तो वे उन्हीं की चीज़ें थी। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि कब्रों से व्यक्ति के जो है स्तर के बारे में पता चलता है। जैसे एक व्यक्ति के पास कब्र में जो है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, इसका मतलब वो काफ़ी अमीर व्यक्ति था, जबकि कुछ के पास कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। तो यहाँ पर जो है उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है कब्रों से, कब्रों के खोदने पर उनमें पाई गई चीज़ों के अध्ययन से। तो इनमें अमीर लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, सरदार और उनके अनुयायी भी होते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया। जैसा कि इस चित्र के अंदर बताया था, बड़ा सारा जो है सुराख है जो पोर्ट होल कहलाता है, जिसमें से अंदर घुसने का रास्ता होता है। तो उसी का जिक्र है यहाँ पर कि परिवार के जो है लोगों को एक स्थान पर समय समय पर, अलग अलग समय पर, एक साथ तो सभी मरे नहीं, जब भी अलग अलग समय पर वो मरते थे तो उसके बाद उनको जो है अलग अलग समय पर पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए गए या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव की यहाँ पर एक कहानी बताई है, जिक्र किया है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी, भीमा भी एक नदी है, और भीमा की सहायक नदी घोड़, जिसका नाम है घोड़, प्रश्न बनता है कि भीमा की सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। और घोड़ के किनारे क्या है? इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। वयस्क का मतलब जो बड़े हो जाते हैं, जो एक एज, ऐसी उम्र के बाद जब उनको कहने लग जाते हैं कि अब ये समझदार है, सियाने हैं, और उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उनका सिर उत्तर की ओर होता था जब वो दफनाए जाते थे सीधे, और कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था उनको। ऐसे बर्तन उनके जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? हाँ, बिल्कुल, ये किसी सरदार का ही शव होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे या बच्ची के कंकाल में कोई फर्क नहीं होता। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। यानी कंकाल के साथ में अगर गहने मिलते हैं तो कई बार उसको महिला कंकाल मान लिया जाता है, और लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं भी हैं, क्योंकि उस समय पुरुष भी अक्सर गहने पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने के लिए कि वो पुरुष है या औरत है, तो उसकी हड्डियों की जांच जरूरी है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है।
आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ये भी प्रश्न बनता है, चरक संहिता किसने लिखी थी? ये चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य ने लिखी थी। कब लिखी थी? 2000 साल पहले। और ये जो चरक संहिता नाम की पुस्तक किस विषय पर है? ये चिकित्सा शास्त्र पर है। ऊपर भी प्रश्न आया है कि पुरुष और औरत के कंकाल को पहचानने का उत्तम तरीका क्या है? हड्डियों की जांच है। कुल्ले की हड्डियाँ जो हैं वो कटी प्रदेश जो है वो पुरुषों से ज़्यादा अधिक बड़ा होता है महिलाओं का। और चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक पुस्तक में जो है चरक नामक वैद्य ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं ऐसा कहा था, जो कि आधुनिक शरीर की जो शरीर रचना विज्ञान के अनुसार 206 हड्डियाँ हैं उनसे ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत या जो है हड्डियों के जोड़ कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? नेचुरली है कि उसने किसी जो है व्यक्ति के मृत शरीर की चीर फाड़ की होगी, उसकी जांच पड़ताल की होगी, उसके बाद ही उसने जो है ये पता लगाया होगा कि मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। यानी गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग यानी काला मृग, खरहा गधा भी बोलते हैं, खरहा, खच्चर, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती रही। तो यहाँ पर भी प्रश्न है कि इनाव गांव के लोग कौन से काम धंधे करते थे? वे खेती बाड़ी करते थे। कौन सी खेती बाड़ी होती थी? तो वो खेती बाड़ी का जिक्र आप इसमें बता सकते हो। उसके अंदर गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जो है उनकी कृषि होती थी। और उस समय किस प्रकार के जानवर पाले जाते थे? तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली, इस प्रकार के जानवर पाए जाते थे जो है उस समय। और कुछ फ्रूट भी मिले हैं जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर। बेर, आंवला, जामुन, खजूर ये गुठलियों वाले हैं और कई तरह की रसभरियाँ भी मिली थी। एक अन्यतर बात दी हुई है यहाँ पर, एटलस में चीन को देखो। 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला में के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताते हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते रहे थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ये पाठ इतना ही था। अब अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।